Hello everyone, my name is Renu Sharma and today we will discuss about the बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और ये आपका जो मॉडल है बोर एटॉमिक मॉडल, ये रदरफोर्ड की जो भी कमियां थी उनको पूरा करता है। ठीक है, यानी कि बोहर ने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंसीडर किया, उसको देखा, उसकी जो ड्रॉबैक्स थी उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो उन्होंने कुछ आपके पोस्टुलेट दिए थे बोर एटॉमिक मॉडल ने, और इनका एक फेलियर तो सबसे पहले ही आ जाता है कि इनका फेलियर ये था कि इनका जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, यानी कि जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं उसी टाइप के एटम के लिए आपका ये मॉडल होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे आपके, एक बार वो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या उन्होंने कहा था एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पोस्टुलेट आता है इनका, एटम हैज़ ए सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस। एटम हैज़ ए सेंटर, एटम हैज़ ए सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस। एटम हैज़ ए सेंटर, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उनको डिस्कवरी का श्रेय जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, मेन पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो क्या है, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity, with fixed energy and fixed velocity। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इतनी बात उन्होंने कही थी। बट बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा लेकिन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट नहीं हो सकता, वो सिर्फ पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट ही होंगे जिनकी एनर्जी क्या होंगी, फिक्स्ड होगी, और वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, फिक्स होगी। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provide सेंटीपिटल फोर्स। यानी कि तो चार्ज के बीच में जो फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही फोर्स आपका क्या होता है, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपका क्या प्रोवाइड कराता है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इज़ इक्वल टू आपका होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। Q1 Q2 क्या है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और आपका सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है आपका, mv²/r होता है। तो ये दोनों फोर्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आपका कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहा था इन्होंने। थर्ड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या था, एक क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये अलग से आपका एक टॉपिक भी बनता है, तो हम डिस्कस करेंगे अब क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ठीक है, यानी कि उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्बिट ही कहा कि वहीं आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है,
कोई भी सेल ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ रिवॉल्व कर रहा है फिर यहाँ रिवॉल्व यहाँ रिवॉल्व, ऐसे नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहीं भी। वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर्स ऑर्बिट्स ही होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। और वो सारे जो ऑर्बिट होंगे वो क्या होंगे, कंसेंट्रिक होंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। इस तरीके से होंगे आपकी ऑर्बिट्स, उन्होंने ये कहा था। तो ये हम लिखते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन revolve only in those circular orbit for which the angular momentum is integral multiple of h/2π, ठीक है। यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल मतलब NH/2π। n क्या होगा आपका, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और मेनली n आपका क्या डिनोट करेगा, शेल नंबर, ठीक है। यानी कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h/2π होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा देन l इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 2h/2π होगा। n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू 3h/2π। यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π होगा, या फिर 2h/3π होगा, या 3h/2π, या 4h/2π, या 5h/2π, इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉन ये वहाँ रिवॉल्व नहीं कर सकता जहाँ पर l इज इक्वल टू 1.5h/2π हो। इस तरीके का कोई एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिट लाई नहीं करेगा, इस तरीके के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने ये बात की थी। यानी कि आपका क्या होगा, क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड हो गया आपका ऑर्बिट हैं वो आपके क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आपका रिवॉल्व कर सकता है। आई बात सुनने, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम उन्होंने फिक्स कर दिया। इसका मतलब एनर्जी भी वहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी ऑर्बिट्स की फिक्स हो जाती है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। आई बात सुनने, तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट आ गया बोहर एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये था आपका। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो रिवॉल्व कर रहा है तो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका कहीं से बाहर से उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को गेन करेगा, और क्या करेगा, एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये स्टेशनरी आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट है या आपका जो शेल है, ऑर्बिट या फिर आपके जो शेल है, उसको क्या कहा उन्होंने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। क्या बोला उनको, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या थी, आपकी फिक्स हो गई थी। तो उनको क्या बोल दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट्स को क्या कहा, स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहा। अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है। जैसे ही एनर्जी को गेन करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, किसी हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि फिफ्थ पॉइंट हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव from a lower energy level to higher energy level by absorbing some fixed amount of energy।
कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है कुछ पर्टिकुलर एनर्जी ही एब्जॉर्ब करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, एनर्जी एमिट भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रॉन emitted energy when move from higher energy level to lower एनर्जी लेवल, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में क्या करेगा, मूव करेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि एनर्जी लूज़ भी कर सकता है और एनर्जी गेन भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते हुए, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए वो कोई एनर्जी गेन नहीं कर सकता। एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, आपकी फिक्स होगी। अगर वो एनर्जी को गेन करेगा तो वो क्या कर जाएगा, वहाँ से जंप कर जाएगा, या तो हायर एनर्जी स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में। गेन करेगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, अगर लूज़ कर रहा है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। आई बात सुनने, ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि एनर्जी आपकी क्या हो गई है, वहाँ पर फिक्स हो गई है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से, जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। इसको मैंने E1 से डिनोट किया, ये आपका E2 होगा और ये आपका E3 होगा। जैसे ही ये क्या होगी, इस तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, एनर्जी क्या होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट्स की इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, यहाँ पर्टिकुलर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या है, आपकी E3 है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, अभी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है। इसको बाहर से एनर्जी मिली और ये पर्टिकुलर एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इतनी ही एनर्जी क्या होगी, वो गेन कर सकता है। तो अगर उसने गेन की एनर्जी E2 माइनस E1, डेल्टा E एनर्जी उन्होंने गेन की E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी गेन करने के बाद कहाँ जाएगा, वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि एनर्जी गेन करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया, ठीक है। अगर वो क्या करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी को, कितनी एनर्जी, डेल्टा E एनर्जी ही लूज़ करके वापसी कहाँ आ सकता है, आपके E1 एनर्जी लेवल्स में आ सकता है। वो कहीं यहाँ नहीं रह सकता, वो सिर्फ क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर ही लाई कर सकता है। ये नहीं है कि वो कुछ समथिंग E5 एनर्जी, यहाँ कोई E5 एनर्जी है वो गेन करके यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक पर्टिकुलर एनर्जी ही गेन कर सकता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी ही लॉस कर सकता है, ठीक है। ऐसी बात उन्होंने कही थी, ये उनका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस तरीके से आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में उन्होंने भी बात की कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आपके एक En अब मैं बता देती हूँ, En इज इक्वल टू -13.6 Z² बाई n², ये होती है आपकी एनर्जी किसी भी ऑर्बिट के लिए। n इज इक्वल टू 1 2 3 4, हम इस तरीके से शेल नंबर ले सकते हैं। -13.6 Z² क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर, n क्या होगा, आपका शेल नंबर होगा। फॉर द हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा, ये -13.6, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई n², ये आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। साथ में इसको एक राइडबर्ग कांस्टेंट की हेल्प से भी दिखा सकते हैं, RH 1 बाई n², इस तरीके से भी हम इसको दिखाते हैं एनर्जी को। आई बात सुनने, तो ये कुछ तरीके थे आपकी एनर्जी दिखाने की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, और ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा आपका, एक पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, इतना रेडियस होगा, इतना रेडियस होगा, इतना रेडियस होगा। तो ये भी हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बोहर एटॉमिक मॉडल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है इन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। 6th पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ओनली दोज एनर्जी
which are equal to difference in टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है, उतनी एनर्जी को लॉस कर सकता है, उतनी एनर्जी को गेन कर सकता है। डेल्टा ई एनर्जी लॉस कर सकता है, डेल्टा ई एनर्जी को गेन कर सकता है। ठीक है, तो आई बात समझ में, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और बोर ने क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसको भी एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या हो रहा है। मेनली एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखो क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर। जैसे हमने ये लिया आपका एक सिलेंडर के अंदर हमने क्या ली है, हाइड्रोजन गैस ली है। जैसे हम यहाँ से वाइट लाइट को पास करवाते हैं, तो वाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं आपके 7 कलर होते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलने चाहिए, 7 कलर मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या ऑब्जर्व होता है, यहाँ कुछ पर्टिकुलर कलर ही ऑब्जर्व होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स कलर हैं वो यहाँ पर गायब होते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर गायब है, ठीक है, वॉयलेट मिल गया, रेड मिल गया, ठीक है, और ग्रीन मिल जाता है। बट आपका जो ब्लू है वो यहाँ पर क्या होता है, मिस होता है। ये ब्लू लाइन क्यों मिसिंग है, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर उसको मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी लेने का मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी लेगा और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ब्लू वाली जो एनर्जी होती है, ब्लू वाइट लाइट के अंदर जो ब्लू वाली जो वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, वही वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उसी पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की लाइट है वो यहाँ पर क्या होगी, मिस होगी। ठीक है, बाकी की वो उसको चाहिए नहीं। ठीक है, बाकी को वो गेन कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास क्या है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स ही है, वो उसी टाइप की एनर्जी क्या कर सकता है, गेन कर सकता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वहाँ पर आपके नहीं दिखेगी स्पेक्ट्रा के अंदर। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही आपको क्या दिखेगी, ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ऑन द स्पेक्ट्रम। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी। ये आपकी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है, यानी कि आपका जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ये वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा हम इसको बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइन्स ही एब्जॉर्ब करता है आपकी जो एटम होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइन्स आपकी यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा हम बोल सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, या फिर हम इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हम इसको बोलते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का मतलब ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, सारी की सारी आपकी जो कलर्स हैं वो आपके यहाँ पर सीन नहीं होते हैं। कुछ पर्टिकुलर्स ही कलर आपके सीन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स आपके सीन नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। आई बस में, तो ये था आपका बोर एटॉमिक मॉडल जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए, बोर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड दी और टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।